दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्लास 10th का आज हम लोगों का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा था। और सिलेबस में हमारे जो है हमने संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं जिनका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण तथा अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, यही हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जिसका पहला इंट्रोडक्शन आज हम दे रहे हैं रियल नंबर के थ्रू। तो रियल नंबर में हम सबसे पहले आज जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि b को अगर हम a से विभाजित करें तो विभाजित करने के बाद हमारा जो भागफल आएगा वो q और तथा शेषफल क्या होगा? r होगा। यहाँ हमने लिख दिया है a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो ईडियल ने ही सबसे पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। यह प्रमेय पहले आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब आप जान लें कि क्लास 10th में आने के बाद बच्चों को पता चला कि एक्चुअल में यह प्रमेय यूक्लिड द्वारा दी गई थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद 2 आया हमारा भागफल और शेषफल बचा 3। तो हम यहाँ इसका सत्यापन कर सकते हैं 11 बराबर 4 गुणे 2 यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहां इसका मान जो है यहाँ जो शेषफल आएगा वह जो शेषफल होगा वह या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा जो भाजक है उससे यह छोटा होना चाहिए, तभी यह भाग पूर्ण माना जाता है, नहीं तो यह भाग पूर्ण माना नहीं जाता है। तो ईडियल ने इसका सत्यापन अपनी विधि द्वारा किया गया था, जिसे हम ईडियल यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो कि एक्चुअल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है। रियल नंबर क्या होते हैं? तो हम जानते हैं रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके लिए एकमात्र कंडीशन है कि यह जो q होता है, जो कि हर कहा जाएगा, यह जो हर है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्याओं का एग्जांपल अगर हम ले तो -5 एक परिमेय संख्या है। क्या अब यह p/q के रूप में है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, तो यह p/q के फॉर्म में यह भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या होती है, 9 भी परिमेय संख्या है, 7/8 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। -5/3 भी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्या होती है, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम अंडर रूट में लिख देते हैं, वर्गमूल उसका अगर निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर कई सारे कंपटीशन क्लासेस में पूछता है या कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, जैसे एयरफोर्स का और जो नेवल एकेडमी के जो पेपर्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आप जान लें पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो होता है अनावर्ती होता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो इसे हम 0.1001 ये हम देख रहे हैं कि यह एक ही संख्या बार बार अलग अलग टर्म में चलती चली जा रही है, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो ऐसी भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं
जिनमें हमारे दो ऋणात्मक पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं इंक्लूड होती हैं। अगर हम इस चेन को चाहें तो ऊपर से न ला करके अगर हम नीचे से लाते हैं तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप शुरू में समझते थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्होंने हमारे द्वारा, जो कि प्रकृति के द्वारा दी गई थी, वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा दी गई थी उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऑल काउंट, ऐसे हम कह सकते हैं कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक के नाम से भी जानी जाती हैं। यह धनात्मक पूर्णांक में जब जीरो की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई तो हमने प्राकृतिक संख्या को जीरो के साथ जैसे ही ज्वाइंट किया, यह पूर्ण संख्या में बदल गई। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम जीरो के साथ लिखते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, पूरी संख्या कहलाती है। अब यह जो पूर्ण संख्याएं थी, बाद में इन्हें यह देखा गया कि यह जो संख्याएं थी वह जीरो से बड़ा एक था, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, ऐसे ही ये चलती चली जा रही थी। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या जीरो से भी छोटी कोई संख्या है क्या? तो ऐसे में हमारे देश के गणितज्ञों ने क्या किया कि ऐसे नंबरों के लिए उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी संख्याएं जो जीरो से छोटी होती है उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, जो कि यह इनसे छोटी होती हैं। तो जब ये संख्याएं आकर के इसमें जुड़ी तो वही ऋणात्मक पूर्णांक में विभाजित हो गए, तो इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यही ऋणात्मक पूर्णांक और अपूर्णांक में जाकर के बनती हैं। तो पूर्णांक और अपूर्णांक में बात बनती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्णांक दोनों के दोनों सम्मिलित हो, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। और जिनमें इनका मिक्स हो, अपूर्णांक किसे कहा जाता है? अपूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते। जैसे यह 9/2 अगर हमने लिखा है तो 9/2 पूरा नहीं है, क्योंकि जब हम 2 से 9 में भाग देंगे तो यह लाएगा 4.5, 4.5 दशमलव में लगभग इसका मान आएगा। तो यह पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे किसी भी दो पूर्णांकों का जोड़ा जिसका मौसो, एक तरीके से कहिए आप, महत्तम समापवर्तक या इसका युग्म, जिसके अतिरिक्त इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहा जाता है मौसो को, 1 या -1 के अलावा कोई और ना हो। जैसे 1 और 3, 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, मौसो निकालते हैं, तो वो क्या आता है? 1 आता है। -2 और 3 का जब आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें तो निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? 1, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 और 35 का भी अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 या -1 ही आएगा। अगर ये आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में वास्तविक संख्या का परिचय देने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि क्लास 10th के रियल वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन, आज उसके टॉप मोस्ट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से बोर्ड पेपर में कोई भी एक क्वेश्चन या तो √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना आ सकता है, नहीं तो √3 एक अपरिमेय संख्या है आ सकता है, नहीं तो √5 एक अपरिमेय संख्या है आ सकता है। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी बेस पर हम 3 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं। कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो व्यवस्था बनाई है उनमें से, इन्हीं तीनों में से किसी एक का आना तय है। चलिए करते हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे मान ले रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर हमें साबित करना है कि कोई व्यक्ति है, यहाँ जो बैठे स्टूडेंट है, मान लीजिए पीयूष को साबित करना है कि यह एक लड़का है, तो हम प्रूफ कर दें कि यह लड़की नहीं है, तो यह फिक्स हो जाएगा कि क्या है, यह लड़का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि हमने मान लिया है कि इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसे मान लिया कि अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू। पी अपान क्यू के फॉर्म में जो भी होता है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सअभाज्य संख्याएं हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, जिनका HCF कितना आता है, एक। यानी P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक को छोड़ करके। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर आया है 2 और यहाँ P अपान Q का स्क्वायर आया है P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यह Q इधर आ गया, तो यह हो गया P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब यहां से हमने 2 को नीचे ले आए हैं, तो यहाँ जब Q स्क्वायर को हम सिंगल किए हैं तो यह यहाँ गुणे में है, तो यहाँ आकर के यह बटे में हो गया है। तो इसका यह मतलब है कि 2 से हम P स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, Q स्क्वायर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई नंबर जैसे 4 का स्क्वायर है और 2 उससे कट रहा है, तो 4 भी 2 से कटेगा। सेम इसी बेसिस पर हम यह बात कह रहे हैं। अब यहां हम देखते हैं कि यह 2P को भी विभाजित करेगा। ठीक हमने क्या किया कि अब हम P के जगह एक और कांस्टेंट मान ले रहे हैं, P इज इक्वल टू 2 के। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ देता है √3 के, तो जहां जहां आपका 2 है वहां आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अगर 5 पूछ देता है तो जहां जहां आपका 5 है वहां 5 कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ P इज इक्वल टू 2 के कर लिया। अगर हमसे √3 का पूछता तो हम यहाँ 2 की जगह क्या रख देते, 3, और अगर 5 पूछता तो रूट की जगह 5, 7 पूछता तो रूट की जगह 7। तो यहाँ हमने P इज इक्वल टू 2 के मान लिया है, जहां k एक पूर्णांक है। तो P के जगह हम 2 के इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q स्क्वायर और P के जगह 2 के रखा है, तो 2 के जब स्क्वायर किए हैं तो वह 4 के स्क्वायर हो गया है। 2 से 2 को डिवाइड किए हैं तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बट्टा 2 बराबर K स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 है K स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और यहाँ 2 अगर Q स्क्वायर को यहाँ विभाजित कर रहा है, यानी इसका सीधा सेंस है कि 2 से Q स्क्वायर में अगर हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, K स्क्वायर आ रहा है। तो अगर 2 से Q स्क्वायर में भाग जा रहा है तो 2 से Q में भी भाग जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखकर हम यह कह सकते हैं कि PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। क्योंकि समीकरण 2 में हम कह रहे हैं कि यह Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और समीकरण 1 की हेल्प से कह रहे हैं कि यह किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को। चूंकि हम पहले ही से मान चुके हैं कि PQ क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, और सअभाज्य संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः दोनों कथन एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सअभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो परिकल्पना की थी कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी तरह का दूसरा टाइप क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है कि 3 + 2 रूट या 2 - √5, 3 √2, 7 √5, 5 √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में या सेकंड टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं बोर्ड पेपर में। तो जरा इसको हम देखते हैं। हम ठीक एकदम सेम इसी प्रोसेस पर इसे भी सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसे प्रूफ कर देंगे कि यह परिमेय नहीं है, तो यह अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अलग अलग किताबों में ये जो है हमारे चर राशियां, इसके जगह कुछ किताबों में A/B लिया गया है, कुछ किताबों में M/M लिया गया है। तो
छात्र जो है इसको देखकर कंफ्यूज में ना हो, ये चर राशि है, हम इसके जगह कुछ भी मान सकते हैं। आपको छूट है, आप यहाँ x बटा y भी मान सकते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p q क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने क्या किया कि यह जो +3 है उसको हम इधर लाए हैं तो क्या हो गया है -3, और हमने p अपान q -3 को सॉल्व किया तो यहाँ हो गया 1, q और 1 का एलसीएम लिया q, तो यह हो गया p -3q अपान q। तो हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि चूंकि p अपान q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p -3q भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो, मान लीजिए 3/2 एक परिमेय संख्या है, उसमें आप कुछ भी जोड़ें, गुणा करें या भाग करें, वो परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे किसी भी पूर्णांक का अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे हमने 3 इसमें से घटाया तो 3 -3 2 जा 6 अपान 2 यानी -3 अपान 2। तो परिमेय संख्या में अगर हम कुछ भी जोड़े या घटाएं वो परिमेय संख्या ही आती है। तो ठीक उसी प्रकार हम इस चर राशियों के लिए भी कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या होगी। कब, जब हम इसे घटाएंगे तब। लेकिन हम एक बात जान रहे हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों कथन एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, फिर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले इसे सअभाज्य संख्या मान लिया है और सअभाज्य संख्या की वजह से यह परिमेय दिखा रहे हैं और यहाँ √2 अपरिमेय दिखा रहे हैं। कभी भी कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर पेपर में 2 - √5 आ जाए, 3 √2 आ जाए, 7 √5 आ जाए, 5 अपान √7 आ जाए, तो आप सेम ऐसे ही कीजिए और इसमें जो भी आपके अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें आप अकेले कर दीजिए, और अकेले जब आप कर देंगे तो सेम यही बात आप लिखेंगे हर किसी क्वेश्चन के लिए, सेम टू सेम होगा। आप सिंगल कीजिए, किसी में जोड़ना पड़ता है, किसी में घटाना पड़ता है, किसी में गुणा करना पड़ता है और किसी में भाग देना पड़ता है। यही था, ध्यान देंगे। टाइप 3 दिखाइए कि 4 पर पावर n और 6 पर पावर n, जहां n एलिमेंट है नेचुरल नंबर के रूप का, यह कोई भी संख्या अगर इस रूप की है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, और शून्य पर समाप्त होने वाली अभाज्य जो भी संख्याएं होती हैं, शून्य पर जो भी संख्याएं समाप्त होती हैं हमारी, उन पर समाप्त होने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके लिए यह रूप होता है कि यदि वह शून्य पर समाप्त हो रही हैं तो उनका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n × 5 पर पावर n के रूप का ही होना चाहिए। अगर 4 पर पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वह 2 पर पावर 2n के फॉर्म में आती है। और यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि यह जो 4 पर n का अभाज्य गुणनखंड है उसमें सिर्फ केवल क्या है, 2 है, 5 नहीं है। यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होगा तो वह कभी शून्य पर समाप्त भी नहीं होगी, इसलिए 5 4 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 पर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है? नहीं। 8 पर पावर n हो सकता है? नहीं। लेकिन 10 पर पावर n हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 दोनों के दोनों ही आ रहे हैं। 2 और 5 का होना बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि एक संख्या दे रखी है 17 × 5 × 11 × 3 × 2 धन 2 × 11। यह एक संख्या है, यह बताना है कि यह अभाज्य संख्या है। जब हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो कि 2 पद हैं, इन दोनों पदों को हम जोड़ करके एक पद ही बना सकते हैं, तो 2 × 11 हमने कॉमन लिया तो बच गया 17 × 5 × 3 धन 1, और यहाँ हुआ 17 × 5 = 85 और 3 × 255 और 1 56, यानी 22 × 256 हमने किया 5632 आया। 5632 का जब हम एलसीएम लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा आया है 2 पर पावर 9 × 11, 2 पर 9 × 11। हम देख रहे हैं कि वे संख्याएं
जिनके अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं के अलावा वह किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यह जो संख्या है यह 2 से भी विभाजित हो रही है, 11 से भी विभाजित हो रही है, 1 से भी विभाजित होगी और खुद की संख्या से भी विभाजित होगी। अतः यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। यह बात हमने प्रूफ कर दिया। टाइप 5 241 बटा 4000 और बराबर 241 बटे 2 गुणे 5 पर पावर n, यानी हमको बताना है यम और n का मान बताना है, और यम n जहां ऋणात्मक पूर्णांक है यानी उनका मान ऋणात्मक नहीं है, यानी पावर ऋणात्मक में नहीं है, तो भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी हमें बताना है। चलिए देखते हैं। 241 बटा 4000 बराबर 241 बटे 2 गुणे 5 पर पावर m, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। जब हम इसको 4000 का एलसीएम लिए हैं तो 2 आया है 5 बार और 5 आया है 3 बार। जब हम इसको बदले हैं तो बदलने के बाद हम देख क्या रहे हैं कि यह जो दोनों तरफ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बराबर के दोनों तरफ अंश अंश के बराबर है और हर का जो बेस है हर के बेस के बराबर है, उनका पावर उनके पावर के बराबर हो जाएगा। तो तुलना से यम के जगह हमारा 5 हो जाएगा और n के जगह 3 हो जाएगा। अब हमें इसका जो है हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार के लिए हम 4000, यहाँ दशमलव प्रसार बताने के लिए इस 4 को हमें 1 करना जरूरी है। तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वह 1 के फॉर्म में आ जाए, 1 के टर्म में आ जाए। तो हम जानते हैं 25 चौको 100, अगर हम 25 का गुणा करा देंगे तो 400 में बदल जाएगा, जहां इसका पहला नंबर 1 के फॉर्म में आ जाएगा, 10 के रूप में आ जाएगा, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 241 में हम ऊपर भी 25 का और नीचे भी 25 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 241 में 25 का मल्टीप्लाई हुआ है 6025 आया है, और 4000 में 25 का मल्टीप्लाई हुआ है हमारा 1 लिख करके 5 बार 0 आया है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको भाग देंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंक बाद हम दशमलव। टाइप 6 हम लोग यूपी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। टाइप 6 जो है संख्या 1656 और 4025 का मौस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। कैसे हम ज्ञात करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको 2 संख्याएं दी गई हैं, हम इन दोनों संख्याओं को हमने मौस निकालना क्लास 6, 7 और 8 में विभाजन विधि द्वारा हमने सीखा है। तो हम विभाजन विधि द्वारा देखते हैं कि 1656 जो है 4025 से क्या है, छोटा है। तो हमने इसका क्या किया, विभाजन विधि द्वारा हमने इसका मौसा निकाल लिया। ईडीएल के हिसाब से हम जब इसका मौसा निकालते हैं तो ध्यान देंगे संख्या 4025 और 1056 के लिए हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाला फार्मूला हमने यूज किया, जो यूक्लिड का था। हमने शुरू में ही जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था मैथ का, तो शुरू में ही ईडीएल का यह इंट्रोडक्शन था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका से यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शेषफल आया है वो बराबर 0 के नहीं है। जब तक यह बराबर 0 के नहीं हो जाता हमारी विभाजन प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ईडीएल से यहाँ 713 शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः हम दूसरा अंक लेंगे, तो 1656 और 713 का 13 के लिए लेंगे। फिर जब हम इसका निकालेंगे तो 1056 बराबर हम लिखेंगे 713 गुणे 2 धन 230। फिर यहाँ शेषफल क्या आ गया, 230। क्या अभी भी यह प्रक्रिया संतुष्ट हुई है, नहीं हुई है। तो फिर वो संख्या दोबारा लेंगे और फिर यहाँ विभाजन करेंगे। फिर हमने विभाजित किया ईडीएल से, तो हमारा आया 230 गुणे 3 धन 23। अभी भी शेषफल 0 नहीं है। फिर यह विभाजन प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। अंततः 230 जो है 23 गुणे 10 प्लस 0, अंत में जाकर के शेषफल क्या हो गया है, 0, और हमारा भाजक आया है 23। विभाजन प्रक्रिया द्वारा मौसा वही संख्या होती है जो अंततः शेषफल 0 लाती है। तो हमारा जो भाजक 23 है यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा, और ईडीएल प्रमेय से इसका मौसा भी 23 ही हो जाएगा। तो यह जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यह जो है ईडीएल प्रमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल विभाजन प्रमेयिका से। समझ में आया, विभाजन प्रक्रिया से। ऐसे ही इस प्रश्न के जगह
बोर्ड में कुछ और प्रश्न दे सकता है, आपके किताबों में कुछ और प्रश्न दे सकता है, तो ये बस अंक चेंज कर देगा। यूक्लिड से जब भी पूछेगा हम ऐसे ही करेंगे। टाइप 7 की बात करते हैं। यहां हमारा लॉस दिया हुआ है, दो संख्या 132 और 288 का लॉस 3168 दिया हुआ है, तो हमसे मौसा पूछ रहा है। हम फार्मूला जानते हैं, मौसा गुणे लॉस बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का गुणनफल बटे लॉस। हमारी दो संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 132 और 288। तो 132 और 288 बटा 3168। हम जब इसको कैंसिल किए हैं तो हमारा कितना आया है, 12। यही इसका क्या हो जाएगा, मौसा। पेपर में अगर क्वेश्चन अगर बदलते हैं किताबों में या बोर्ड पेपर में, तो यहाँ लॉस की जगह मौसा दे सकता है, इन दोनों में से कोई एक संख्या गैप कर सकता है। तो बस यही प्रोसेस सेम यही रहेगा। अब हम आते हैं टाइप 8 पर। हमारा दिया है 65 और 117, 65 और 117 का HCF जो है 60m 65m माइनस 117 65m और माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमें यम का मान बताना है। तो हम सबसे पहले तो मौसा निकालेंगे। जब हम इन दोनों संख्याओं का मौसा निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे कि यह जो है गुणनखंड विधि से जब मौसा निकाला गया है, तो मौसा वे संख्याएं होती हैं जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में पाई जाती हैं। तो इसका मौसा कितना हो गया, 13। तो 65 65 और 117 का जब मौसा किस रूप का है, 65m माइनस 117 के रूप का है। तो 65m माइनस 117 उधर गया तो प्लस 117 हुआ, 130 हुआ, और फिर 65 इधर गुणे में है तो यहाँ आकर के क्या हो गया है, बटे में। तो यम बराबर कितना आ गया, 2। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो यम के जगह यहाँ 2 रखिए। यम के जगह 2 रखेंगे तो 65 दूना 130 हो जाएगा। 130 में से 17 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13। यानी हमारा आंसर सही है। बस हो गया। है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए तुमको